थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि हम पिछले लेक्चरों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कौन कौन से दो मत थे। जैसे एक मत था सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत और दूसरा मत था आकस्मिक घटना नहीं थी, लंबे रिसर्च का परिणाम थी। सेफ्टी वॉल्व के बारे में हम पूरा का पूरा जिक्र कर चुके हैं कि सेफ्टी वॉल्व का अर्थ क्या है और चर्चा में कैसे आया। उसके पश्चात हमने कांग्रेस के जो संस्थापक थे, फाउंडर थे, जो पिता थे कांग्रेस के, एलन एक्टन हुम, A.O. ह्यूम के बारे में हमने समझा था। फिर हम जो हुम के जीवनीकार थे विलियम बेडरबन, उनके बारे में जाना था। फिर हमने जाना था कि INC के विदेशी अध्यक्ष कौन कौन से थे, INC के विदेशी अध्यक्ष कौन कौन थे, हम उनके बारे में जाने थे। फिर कांग्रेस की स्थापना के पहले पूर्व के राजनीतिक संगठन कौन कौन से थे, जिससे हमने बंगाल के राजनीतिक संगठन के बारे में, मुंबई के राजनीतिक संगठन और मद्रास के राजनीतिक संगठन पर चर्चा की थी। लक्ष्मण जी, आवाज कम आ रही क्या मेरी? आ रही सर, बराबर आ रही। अच्छा, किसी का मैसेज आया था तो वो थोड़ा अपना सिस्टम को थोड़ा सा करे कुछ तो आवाज आने लगेगी। फिर हम मुंबई के राजनीतिक संगठनों के बारे में चर्चा की थी और मद्रास के राजनीतिक संगठन की चर्चा की थी। इन संगठन सर आवाज म्यूट हो गई। सॉरी, हमने सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में विस्तार पूर्वक समझा था और हमने ये समझा था कि इंडियन एसोसिएशन और इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या संबंध था, इसको हमने जाना था। परंतु जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जो क्वेश्चंस थे वो हम नहीं कर पाए थे। उनका क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं उनको हम पिछली बार नहीं कर पाए थे। उनको हम आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शेष पाठ करेंगे और सारे क्वेश्चंस को लेंगे जो इससे संबंधित पूछे गए। अभी 2 मिनट के लिए हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री अजय खरडे सर हमसे जुड़ गए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आदरणीय सर अपना संदेश बच्चों के प्रदान करें। आदरणीय अजय खरडे सर। सर धन्यवाद सर। एक तो मैं क्षमा चाहता हूं आप सभी की कि मैं थोड़ा लेट हो गया जुड़ने के लिए और बीच में ही लेक्चर को डिस्टर्ब किया। फिर भी कल हमारा एक स्पेशल लेक्चर है। हमारे यहाँ पे गेस्ट आदरणीय धर्म सिंह जी सर आ रहे हैं, IPS। तो इसलिए कल के जो अपना रेगुलर लेक्चर था वो आज हो रहा है, हिस्ट्री वाला। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप कल के लेक्चर के लिए रेडी रहिए। रेडी इन द सेंस ये कि हम लोग कल रहेंगे तो आपके जो भी सवाल है, डाउट है, वो भी आप पूछ सकते हैं। और धर्मेंद्र सर का जो भी वर्क एक्सपीरियंस है उसके बारे में भी आप उनसे बात कर सकते हैं कि भाई आपने देखो, नौकरी पाना, अधिकारी पद पर पहुंचना यहाँ तक ठीक होता है, लेकिन उस पद पर पहुंचने के बाद कुछ चैलेंजिंग चीजें होती है, थ्रिल्स होते हैं, वो सुनना और वो किसी का एक्सपीरियंस वो सुनना भी बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। वो भी एक इंस्पिरेशन होता है, मोटिवेशन होता है। तो कल के लेक्चर के लिए आप सभी स्टूडेंट रेडी रहिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट उस जुड़े और हमारे जो मुख्य अतिथि है उनको उत्साहित करे, ये सबसे निवेदन है। और जो अभी लास्ट 25 को जो एग्जाम हुई थी लास्ट संडे को, उसमें जो MPPSC के जो स्टूडेंट अपियर हुए, उनको अगर उससे रिलेटेड कोई डाउट हो, उस एग्जाम से रिलेटेड, या फिर कोई सवाल हो, तो वो भी हमें आप पूछ सकते हैं।
जैसे कि लेक्चर में अगर पूछा तो हम थोड़ा समय लेके आपको उसका सही जवाब या फिर आपका भी जो भी डाउट होगा वो क्लियर करके देंगे। और अभी और बहुत सारी एग्जाम्स अभी धीरे धीरे शुरू होने वाली है, तो जो भी स्टूडेंट अभी जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप आपका टास्क जो है वो फिक्स कर लो कि आपको कौन सी एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। उसी एग्जाम के लिए आप आपका समय जो है ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करिए। और हमारे हरीश सर जो है अभी हिस्ट्री का लेक्चर अभी चल रहा है अपना, ठीक है। तो हिस्ट्री ये पूरा खत्म होने के बाद में हम पूरा जो भी हिस्ट्री पे भी फिर से हम टेस्ट रखेंगे, और इस समय हम टॉप 10 निकालेंगे, उनको सर्टिफिकेट भी रहेगा। साथ में हम पहले जो 3 हैं उनको अच्छा खासा जो भी अ, बख्शीश है या फिर प्रोत्साहन पर जो भी हमें करना है वो भी करेंगे। तो आप लेक्चर अटेंड करते करते इनको आप रिवीजन भी करने की कोशिश करें, पीपीटी रिवाइज करने की कोशिश करें, और थोड़ा सा नोट्स प्रिपेयर करने की कोशिश करें, जो कि आपको परमानेंटली इन सब चीजों का बेनिफिट मिलता रहे। इसी के साथ मैं अ, आज हरीश सर को आज का संचालन हैंड ओवर करता हूँ और लेक्चर कंटिन्यू करने के लिए निवेदन करता धन्यवाद आदरणीय खड़े साहब। लेक्चर शुरू करने के पहले मैं 2-3 चीजें थी जो प्रेरक प्रसंग थे। पिछले संडे को सर ने लेक्चर लिया था, उसके कुछ प्रेरक प्रसंग मुझे ध्यान आ गए। तो मेरी इच्छा है कि वो आप लोगों से, स्टूडेंट्सों से डिस्कस करूं। पहला प्रेरक प्रसंग तो ये है कि सर का जो पिछले संडे को लेक्चर था, उस सर ने बताया था कि कोई विद्यार्थी ऐसा है कि जो सर को रोज यह संदेश भेजता है व्हाट्सएप पे या मैसेज के माध्यम से कि सर मैंने आज ये पढ़ाई की है, और लगभग वो बच्चा 1 साल से भेज रहा है। तो ये काफी बड़ी बात है अगर ऐसे बच्चे हमसे जुड़े हैं या हमसे पढ़ रहे हैं। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वह बच्चा जिंदगी में जरूर सफल होगा। ये बहुत बड़ी बात होती है कि हर दिन भेजना कि आज मैंने ये पढ़ा, और जिस दिन वह नहीं भेज पाता, साल में 1-2 बार सर ने बताया था कि नहीं भेज पाया, तो सर उसको स्वयं फोन लगा के बोलते थे कि भाई आज क्यों नहीं भेजा, तो वो अपनी बताता था कि कोई गमी हो गई थी इसलिए नहीं भेज पाया। दूसरा, सर के द्वारा पिछला जब लेक्चर लिया गया था तो एक बात कही गई थी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस पर हमारा हमारा नियंत्रण नहीं होता है। उन्होंने उदाहरण दिया था कि अगर बारिश हो रही है तो हमें झिझलाना नहीं चाहिए, हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए, हमें उस हिसाब से निकलना चाहिए। ऑफिस के लिए अगर जा रहे हैं छाता लेके निकलना चाहिए, रेनकोट लेके निकलना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज और थी, जैसे कि जब हम रेड लाइट जब एरिया में जाते हैं और लाल बत्ती जल जाती है और हमारी गाड़ी नहीं निकल पाती, तो हम टेंशन में आ जाते हैं, यार हम थोड़ा सा और पहले आ जाते तो निकल जाती। इस पे अपना कोई बस नहीं है। अगर आप इस तरह की चीज को ये मान लेते हैं, तो मैंने तो माना है, पिछले 1 सप्ताह से कर रहा हूँ, तो लगभग 50% जो टेंशन होती थी मैं लगता है कि भाई झुंझलाहट आती थी देर से ऑफिस पहुंचने की, वो खत्म हो गई है और 50% और हो जाएगी। ये भी एक काफी प्रेरणादायक प्रसंग था सर का। तीसरी बात ही कि सर ने जब विद्यार्थियों से डिस्कस किया था, तो एक बच्ची है जो 12th में है शायद, लावण्या सोनी, उससे पूछा था कि भाई आप मतलब अगर यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं कर पाए बाई चांस, अगर मान लीजिए आप सेलेक्ट नहीं होती, जैसे तो हो जाएंगे, अगर नहीं होती तब आप क्या करेंगे। तो मैं सुन रहा था, उस लड़की का ये कहना था कि अगर मैं सेलेक्ट नहीं होती तो मैं हार मानूंगी ही नहीं, मैं मतलब जब तक सेलेक्ट नहीं हो जाती तब तक ये लड़ाई जाती। मेरा कहने का मतलब ये है कि 11वीं पास करके आई है वो लड़की और अभी 12वीं में, उसमें इतना उत्साह है, पढ़ने के प्रति इतना जज्बा है, तो निश्चित रूप से वह लड़की यूपीएससी में सिलेक्ट होगी आगे भविष्य में। हमारी शुभकामना है उसके साथ। चौथी एक बात और सामने आई थी कि एक मैडम थी, तो मैडम ने क्वेश्चन किया था कि भाई हम अपने बच्चों को, कि हमारे बच्चे कैसे इंस्पायर हो पढ़ने के प्रति, क्या रणनीति होना चाहिए। तो एक बड़ी बात थी कि भाई अपनी बच्ची को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे इंस्पायर किया जाए, तो वो हमारे चैनल पे हुई थी।
मतलब वो पढ़ रही थी। उनका उद्देश्य था कि भाई पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति तो होती ही है, साथ में हम अपने बच्चों को अच्छा गाइडेंस कैसे दे पाए, ये भी एक बड़ी बात होती है कि इस उम्र के बाद भी पढ़ना, ज्ञान प्राप्त करना और भविष्य में बच्चों को अच्छा गाइडेंस देना। तो ये भी एक अच्छा संदेश था, एक अच्छी वो थी। और मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग हमसे जुड़े हैं वो सिर्फ यहाँ पर मतलब जुड़ कि भाई हमें लेक्चर अटेंड करना है इसलिए ना जुड़े। अगर आप लेक्चर को रेगुलर अटेंड करते रहेंगे तो मैं आपको ये निश्चित रूप से कहूँगा कि आप कोई सा भी एग्जाम आप फाइट कर सकते हैं। भारत के जो भी एग्जाम होते हैं, जीएस हर एग्जाम में आता है, चाहे छोटे से छोटा एग्जाम ले लें, आप कांस्टेबल का एग्जाम ले लें या बड़े से बड़ा एग्जाम ले लें, आप उस एग्जाम को निकालने की क्षमता रखेंगे, परंतु ये तब रखेंगे जब आप रेगुलरिटी बनाए रखें। इसी के साथ मैं आदरणीय अजय खरडे सर का जो पिछला लेक्चर काफी प्रेरणादायक था, उनको धन्यवाद देता हूं कि उस लेक्चर से, उस प्रेरणा से अगर स्टूडेंट प्रेरणा ग्रहण करना चाहें तो काफी प्रेरणा मिलेगी। चलिए अब हम अपना रेगुलर लेक्चर शुरू करते हैं और आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि लेक्चर्स आप सुनते समय कॉपी पेन लेके बैठें और साथ ही में जब हम क्वेश्चंस में, तो कई बच्चे उनको छोड़ के चले जाते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं, वो ना हो। जब क्योंकि क्वेश्चन आंसर कैसे आते हैं विभिन्न परीक्षाओं में वो डिस्कस करना जरूरी होता है। यही धैर्य का परीक्षण यही होता है। चलिए लक्ष्मण जी आप पीपीटी लगाइए। चलें, जब तक लक्ष्मण जी पीपीटी लगाते हैं तब तक हम आपको बताएं कि जो पुराने लेक्चर्स में हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म कैसे कैसे हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अखिल भारतीय संस्था कैसे बनी। इसके साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले भारत में कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही थी, हमने इसको जाना था। आज जो हम करते क्या है कि सबसे पहले हम आज जो लेक्चर पढ़ाने वाले हैं उसका सिलेबस तय करते हैं कि आज हम ये लेक्चर्स पढ़ाने वाले हैं, परंतु जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं, आज का जो लेक्चर है पिछले लेक्चर से थोड़ा लिंक है। पिछले लेक्चर और आज के लेक्चर्स को मिला के सवाल किए जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट पिछला लेक्चर नहीं देख पाया है तो कोई बात नहीं, आज का लेक्चर देखे, उसे थोड़ा समझने में देरी होगी, दिक्कत आएगी, परंतु जब भविष्य में रेगुलर रहेगा तो वो समझने लगेगा। चलिए आज के लेक्चर का जो सिलेबस है वो है कांग्रेस के पूर्व स्थापित राजनीतिक संगठन, जिसमें मुंबई के संगठन, मद्रास के संगठन और बंगाल के संगठनों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुकी हैं। आज जो चर्चा होगी, मेनली जो चर्चा होगी कि लंदन के संगठन यानी भारत के बाहर संगठन कौन कौन से थे। और लंदन के संगठन, बेसिक रूप से लंदन में कई संगठन बने थे, परंतु मुख्य रूप को हम देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशन, कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों को जानेंगे कि कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन हुए, अर्थात शुरू से लेके जो कांग्रेस की स्थापना से लेके भारत के स्वतंत्रता तक जो महत्वपूर्ण अधिवेशन होंगे, हम उनकी चर्चा करेंगे। चलिए अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारत के बाहर, विशेष रूप से लंदन में कौन कौन से संगठन स्थापित हुए थे। चलिए भारत के बाहर जो लंदन में जो स्थापित संगठन हुए थे वो मुख्य रूप से हमने 3 संगठनों का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। पहला संगठन 1862 में बना था, अंडरलाइन करते जाइए लक्ष्मण जी। जो 1862 में जो संगठन बना था
उस संगठन का जो नाम था वो था लंदन इंडियन कमेटी। इस संगठन की जो स्थापना की थी, उस संगठन की स्थापना पुरुषोत्तम मुदलियार साहब ने इस संगठन की स्थापना की थी 1862 के संगठन की। अगला हम पढ़ेंगे 1865 का संगठन। ये तीनों जो संगठन हमने लिए हैं, ये तीनों लंदन के संगठन हैं। 1865 का जो संगठन है वो लंदन इंडियन सोसाइटी, इसका नाम है लंदन इंडियन सोसाइटी। और इसकी जो स्थापना की थी, इसके जो संस्थापक साहब थे वो थे दादा भाई नौरोजी। जो दूसरा संगठन है लंदन इंडियन सोसाइटी, इसकी जो स्थापना करता थे वो थे दादा भाई नौरोजी। तीसरा जो संगठन है वो है 1866 का संगठन। यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं, डेट से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो डेट इंपोर्टेंट है उस डेट को मैं स्वयं बता देता हूं कि ये डेट आपको ध्यान रखना है। यहाँ सिर्फ एक क्रमिक विकास के लिए कि कैसे कैसे घटना घट रही है, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। जो अगला संगठन है वो 1866 में स्थापित हो रहा है और उस संगठन का नाम है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसके जो संस्थापक थे, इसके संस्थापक भी दादा भाई नौरोजी थे। यहाँ आप इस बात को ध्यान रखें कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और एक और संगठन है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन जो संगठन है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा बनाया गया था 1876 में, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो संगठन है वो दादा भाई नौरोजी द्वारा। अब दादा भाई नौरोजी बड़ा इम्पोर्टेंट पर्सन हो जाते हैं और लंदन में इनके दो महत्वपूर्ण संगठन संचालित थे, जिसमें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बड़ा ही महत्वपूर्ण संगठन है। अब हम जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी के बारे में हम पढ़ते हैं कि दादा भाई नौरोजी कौन थे, और दादा भाई नौरोजी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आपके एग्जाम्स में, वहां इनको समराइज करते हैं। मतलब यही मैंने ऐसा किया है, चाहे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे हो, चाहे पीएससी में, चाहे कोई भी सिंगल एग्जाम में पूछे हो, सारे क्वेश्चन दादा भाई नौरोजी से संबंधित सबको मैंने समेटने का प्रयास किया है। अब हम आते हैं दादा भाई नौरोजी को समझते हैं। दादा भाई नौरोजी, आपको अगर पता हो कि ब्रिटिश संसद में, जो ब्रिटेन की संसद है, ब्रिटेन की संसद में सांसद के रूप में पहुंचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे जो ब्रिटिश संसद में एक सांसद के रूप में पहुंचे, तो उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी का जो चुनाव क्षेत्र था, चुनाव क्षेत्र दादा भाई नौरोजी का था फिंसबरी सेंट्रल। फिंसबरी सेंट्रल से उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो सांसद बने थे ब्रिटिश संसद के, और ये हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे, और ये लिबरल पार्टी के नेता हुआ करते थे लंदन में। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने एक बार पूछा था, इसलिए मैंने इसको लिया है। क्वेश्चन ये था कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय सदस्य थे जो सांसद बने थे, उनका चुनाव क्षेत्र था, तो आंसर था फिंसबरी सेंट्रल। तो आप ध्यान रखें, फिंसबरी सेंट्रल था और वो लिबरल पार्टी के सांसद थे, और उनका जो काल था, सांसद का काल था 1892 से 1895, 3 साल तक वो सांसद रहे थे। दादा भाई नौरोजी की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इस बुक में क्वेश्चन ये नहीं आता कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है। क्वेश्चन
बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है कि धन के अपवाह का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी की किस पुस्तक में दिया गया, या यह पूछ लिया जाए कि जो धन का अपवाह का सिद्धांत था किस पुस्तक में इसका जिक्र किया गया है। तो आप ध्यान रखिए क्या कि दादा भाई नौरोजी की जो किताब है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में, इसी पुस्तक में धन के अपवाह का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और ये जो धन के अपवाह का सिद्धांत था, धन के अपवाह का सिद्धांत क्या होता है हम आगे जाके विस्तार से पढ़ेंगे। हम अभी उलझना नहीं चाहते, अभी हम सुलझना चाहते हैं। तो अभी आप बस ये मान लें कि धन के अपवाह का सिद्धांत। अब जो ये है धन के अपवाह का सिद्धांत जो है, वो जो INC के 1896 के अधिवेशन, INC के 1896 के अधिवेशन में इसे स्वीकार किया गया। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं UPSC में, PSC में या बिजनेस एग्जाम में। पहले तो आता है कि भाई की पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के अपवाह का सिद्धांत दिया गया है, और दूसरा आता है कि धन के अपवाह का सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ INC का अर्थ है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आप बताएंगे कि 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या INC के अधिवेशन में इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया। चलिए तीसरा जो दादा भाई नौरोजी के बारे में कथन है वो ये है कि 3 बार दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट अध्यक्ष रहे। कब कब अध्यक्ष रहे यह क्वेश्चन भी आ सकता है। पहला है 1886 में अध्यक्ष रहे, दूसरा 1893 में अध्यक्ष रहे, और तीसरा 1906 में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष रहे। दादा भाई नौरोजी 1906 में अध्यक्ष रहे। अब देखिए 1886 आपको ध्यान होगा क्योंकि जब मैं पहला लेक्चर ले रहा था और कई बार इसका जिक्र किया गया है। 1886 जो घटना है, 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हो रहा था। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा था और उसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे। चलिए आपको बंटू याद होगा, बी से मैंने बताया था बिमल चंद्र बनर्जी, एन से बताया था दादा भाई नौरोजी, टी से बताया था बहरुद्दीन तैयबी, यू से बताया था जॉर्ज जी। मुझे लगता है आपको ध्यान रहा होगा। अब 1906 भी याद रहा होगा। 1906 जब मैं आपको स्वराज पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था सर्वप्रथम स्वराज शब्द किसने दिया और किस कांग्रेस के अधिवेशन में लाया गया, तो 1906 के कांग्रेस से। अगर अब मैं पूछूं कि 1893 में कौन सी घटनाएं घटी, कोई भी विद्यार्थी बताना चाहेगा कि 1893 में क्या क्या घटनाएं घटी? कोई भी स्टूडेंट यदि बताना चाहे कि 1893 का लिंक कहां से हो रहा है तो वो बता सकता है। चलिए कोई बात नहीं। 1893 में आपको ध्यान हो कि भाई महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वो 1893 में गए थे। चलो एक लिंक और बता दूं कि स्वामी विवेकानंद सर्वधर्म संसद में भाग लेने के लिए शिकागो 1893 में गए थे। तो इस लिंक के आधार पर भी आप ध्यान रख सकते हो 1886, 1893 और 1906 की घटनाओं को। चौथा, इनके बारे में चौथी चीज कही गई है कि द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध नेता द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की कहानी क्या है, क्यों इनको वयोवृद्ध नेता कहा गया, मैं आपको ये बता दूं। जब दादा भाई नौरोजी 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में जब उसकी अध्यक्षता कर रहे थे तो वो इतने बुजुर्ग थे उस समय
जब उनसे कहा गया कि आप अध्यक्षीय भाषण पढ़िए, तो वो अपना अध्यक्षीय भाषण नहीं पढ़ पा रहे थे क्योंकि इतने बुजुर्ग हो चुके थे। तो उनका भाषण जो पिछले अध्यक्ष रहे थे गोखले साहब ने पढ़ा था उनका भाषण, और तभी से उनको द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया, और वहीं से भारत का वयोवृद्ध नेता दादा भाई नौरोजी को कहा गया। यह कहानी मैंने इसलिए बताई कि आपको ध्यान रहे, आपको मतलब याददाश्त देर तक रहे, इसलिए मैंने यह कहानी आपको बताई। दादा भाई नौरोजी थे, पारसी व्यक्ति थे और एक कपड़ा व्यापारी थे। दादा भाई नौरोजी पारसी व्यक्ति थे, कपड़ा व्यापारी थे, और इनका अधिकांश समय लंदन में ही गुजरता था। अगली पीपीटी लगाइए। ये तो थे दादा भाई नौरोजी के बारे में, कि दादा भाई नौरोजी के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो यही से आएगा। अगर आप इन चीजों को कवर कर लेते हैं तो दादा भाई नौरोजी से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपकी रेंज में होगा। इसलिए दादा भाई नौरोजी के बारे में इतना सफिशिएंट है। अब हम आते हैं आईएनसी के विभिन्न अधिवेशनों पर। अब हम क्या करेंगे कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बनने से 1947 भारत की स्वतंत्रता तक जो जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं हम उनको जानेंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि हम प्रत्येक अधिवेशन को पढ़ेंगे, हम उन अधिवेशनों को लेंगे जिनमें से सवाल पूछे जाएंगे। चलिए, कांग्रेस का पहला अधिवेशन हम चर्चा करते हैं, आईएनसी का पहला अधिवेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो कोई भी बता देगा, क्योंकि हम इसको 2-3 लेक्चरों में बड़ा हम पढ़ चुके हैं। आईएनसी के अधिवेशन, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अधिवेशन, 4 अधिवेशनों के बारे में हम विस्तार पूर्वक हमने पिछले लेक्चरों में, कई लेक्चरों में चर्चा की है। प्रथम अधिवेशन हो रहा है 28 से 31 दिसंबर 1885 को। समय डेट नहीं पूछी, मतलब ये नहीं पूछा जाएगा 28 से 31 दिसंबर, ये हमेशा आता है कि कब हुआ, 1885, 86, 87। तो आप ध्यान रखें कि पहला अधिवेशन 1885 में हुआ। स्थान क्या था? शुरुआत में पूना, यह तय हुआ कि पूना में अधिवेशन होगा, परंतु पूना में प्लेग फैल गया, और प्लेग फैलने के कारण इसका स्थान परिवर्तित कर दिया गया और स्थान रखा गया बंबई। उस समय मुंबई नहीं था, उस समय बंबई हुआ करता था, और बंबई में एक कॉलेज है, उस कॉलेज का नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में यह अधिवेशन आयोजित किया गया। अब इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको मैं बता दूं, इस अधिवेशन के अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, और यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ आप ध्यान रखना, इतिहास में कई बनर्जी मिलेंगे, जैसे एस.एन. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, वी.वी. बनर्जी। तो आप ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने डब्ल्यू.सी. को कैपिटल में और बनर्जी को हिंदी में लिखा है, इसलिए आप ध्यान रखें, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इस अधिवेशन के महासचिव कौन थे, तो महासचिव थे ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम साहब के बारे में पिछले लेक्चर्स में हम विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं, अब हम यहाँ ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, पर मैं आपको यहाँ बता दूं, ए.ओ. ह्यूम साहब लगभग 22 वर्षों तक 1885 से 1906 तक कांग्रेस के महासचिव रहे थे। ए.ओ. ह्यूम साहब लगभग 22 वर्षों तक 1885 से 1906 तक कांग्रेस के महासचिव रहे थे, परंतु कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए थे, जबकि इनके जीवनी काल विलियम बर्डमैन 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। चलिए, उस समय इस अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था, कितने नेताओं ने भाग लिया था, ये नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन, फिर भी मैं आपको बता दूं, 72 लोगों ने उस अधिवेशन में भाग लिया था, जिसमें से 38 नेता मुंबई से थे, बम्बई से थे, और 21 नेता मद्रास से थे, और बाकी के सभी जगहों से बाकी के नेता थे। नोट, अब आता है कि दिमाग में कि कांग्रेस
शब्द कहां से आया, तो आपको बता दूं, नॉर्थ अमेरिका से कांग्रेस शब्द लिया गया है। एक बार ये पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया है, तो यह शब्द नॉर्थ अमेरिका से लिया गया है। और कांग्रेस का अर्थ अगर पूछा जाए कि कांग्रेस का अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। अब मैंने यहाँ पर एक बात लिख दी है, INU-INC और पोस्टर में लिख दिया है दादाभाई नौरोजी। INU का फुल फॉर्म, और हम इसको कई बार पढ़ चुके हैं, INU होता है इंडियन नेशनल यूनियन, और फिर INC होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब ह्यूम साहब ने जब जिस संस्था का गठन किया था वो किया था INU का, परंतु दादा भाई नौरोजी के कहने पर INU संस्था परिवर्तित हो गई INC में। यह क्वेश्चन भी कई बार आएगा कि किसके कहने पर INU का परिवर्तन INC में हुआ, तो आप कहेंगे दादा भाई नौरोजी। एक क्वेश्चन और आता है कि कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति, यहाँ नेता कर लीजिएगा आप, मैंने व्यक्ति लिख दिया है, कि कौन सा महत्वपूर्ण व्यक्ति पहले अधिवेशन में अनुपस्थित रहे। मतलब ऐसे कौन से नेता थे जो पहले अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहे, तो उनका नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं जो अधिवेशन में अनुपस्थित रहे थे। इनके बारे में कई बार पूछा गया है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं, इसलिए अब हम यहाँ इनकी चर्चा नहीं करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि जब पहला अधिवेशन हो गया तो कांग्रेस की कुछ पॉपुलर डिमांड कौन कौन थी, कि कांग्रेस की डिमांड क्या क्या रही। INC की डिमांड, पॉपुलर डिमांड INC की पहले अधिवेशन से लेके बाद के अधिवेशन तक, इनकी जो पहली डिमांड थी INC मतलब आप समझिए कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। INC की जो पहली डिमांड थी वो ये थी कि सिविल सेवा परीक्षा में आयु जो है बढ़ा दी जाए। पहले जो सिविल सेवा परीक्षा में आयु जो है 19 साल हुआ, का पहले 23 साल थी, फिर 22 की गई, फिर 19 की गई। तो इनका एक कहना था कि आयु बढ़ा दी जाए और कम से कम 24-25 रखी जाए। दूसरा इनकी डिमांड थी कि स्थान, पहले सिविल सेवा का परीक्षा का आयोजन लंदन में होता था, ये चाहते थे कि भारत में भी सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित की जाए। दूसरा था कि प्रतिनिधित्व का था कि पहले कई लोगों का सिविल सेवा में जो प्रतिनिधित्व था चयनित कर लिए जाते थे। इनका कहना था कि परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवा में चयनित हो, ना कि अधिकांश को प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो आप आयु, स्थान, प्रतिनिधित्व को ध्यान रखेंगे तो आपको ये सारी चीजें ध्यान आ जाएगी। फिर इनकी दूसरी डिमांड थी विधानमंडल के बारे में। इनका कहना था कि विधानमंडल का विस्तार हो। विस्तार से अर्थ है कि पहले विधानमंडल में कम लोग थे, ये चाहते थे कि विधानमंडल में अधिक से अधिक लोगों की भरे जाएं, और ये जितना भी भरे जाएं वो चुनाव के माध्यम से भरे जाएं। तीसरी थी इनकी कि सैन्य व्यय में कटौती की जाए, कि सैन्य व्यय में कटौती, सैन्य व्यय में कटौती की जाए। सैन्य व्यय में बहुत सारी भारत का धन चला जाता था, इस धन में कटौती की मांग INC की एक प्रमुख मांग थी। चौथी मांग थी इनकी इंडियन काउंसिल, भारत परिषद की समाप्ति। जब मैं 1857 की क्रांति पढ़ा रहा था तो 1857 की क्रांति के क्या क्या परिणाम हुए थे, तो मैंने आपको बताया था कि लंदन में भारत परिषद नामक एक संस्था का गठन किया गया था, और इनके द्वारा INC के द्वारा कहा गया कि यह भारत परिषद समाप्त हो जाना चाहिए। पांचवा था आयात कर को बढ़ाना। आयात कर, यदि बाहर से कोई वस्तुएं भारत में आ रही हैं तो उन पर आयात कर ज्यादा कर दिया जाए, इससे भारतीय जो व्यापारी हैं उनको फायदा हो। और बर्मा पर अधिकार की आलोचना, और मैंने लिखा है हाल ही में इसी समय बर्मा और आंग्ल और बर्मा युद्ध हुए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड,
और बर्मा का भारत में विलय कर लिया गया था। और इन लोगों का कहना था कि आपने बर्मा पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, उसको आप मुक्त करिए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आईएनसी की पॉपुलर डिमांड क्या क्या है। अभी हम पढ़ रहे हैं आईएनसी का पहला अधिवेशन और उनकी डिमांड। अब हम थोड़ा सा जानेंगे सैयद अहमद खां साहब वर्सेस कांग्रेस के बारे में। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने सैयद अहमद खां साहब को लिया है। सैयद अहमद खां वर्सेस कांग्रेस का क्या संबंध है, इसको हम समझते हैं। किताबों में ऐसा नहीं मिलता है, आप किताबें पढ़ते रहेंगे परंतु आप उनका लिंक नहीं समझ पाएंगे। आज ध्यानपूर्वक आप पढ़िए, आपको लिंक समझ में आएगा। देखिए, पहली चीज है सैयद अहमद खां साहब के बारे में, एक कभी भी आईएनसी के से संबंधित नहीं रहे। यह यूपीएससी में, पीएससी में कई बार क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन भी मैं बता दूं, क्वेश्चन यूं आया है कि सैयद अहमद खां साहब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता थे। ये स्टेटमेंट के रूप में आया है। तो मैं आपको बता दूं कि सैयद अहमद खां साहब का कांग्रेस से कोई संबंध नहीं था। सैयद अहमद खां साहब को जब मैं भारतीय 1857 की क्रांति पढ़ा रहा था, उस समय भी मैंने सैयद अहमद खां साहब का जिक्र किया था। मैंने आपको उस समय ये बताया था कि सैयद अहमद खां साहब पहले ऐसे नेता थे जो भारतीय थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति के संबंध में कोई किताब लिखी। किताब लिखने वाले पहले भारतीय थे। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि सैयद अहमद खां साहब का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कोई संबंध नहीं था। आप इसका ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है कि आईएनसी की स्थापना का इन्होंने विरोध किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के विरोधी थे सैयद अहमद खां साहब, और इन्होंने इसके मुकाबले में एक नई संस्था का गठन किया। उस नई संस्था का नाम है देशभक्त एसोसिएशन। अर्थात कहा जाए कि सैयद अहमद खां की संस्था देशभक्त एसोसिएशन थी, और उसे यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, इंग्लिश में पैट्रियोटिक एसोसिएशन कहा जाता है देशभक्त एसोसिएशन को। और इनकी जो सहायता कर रहे थे, वो कर रहे थे बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। बनारस के एक राजा हुआ करते थे शिव प्रसाद सितारे हिंद, और सैयद अहमद खां आईएनसी का विरोध कर रहे थे। इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली, उस पत्रिका का नाम था राजभक्त मुसलमान। उस पत्रिका का नाम था राजभक्त मुसलमान। सैयद अहमद खां साहब की पत्रिका का नाम था राजभक्त मुसलमान। अब आगे चलिए, अगली पीपीटी लगाइए। सैयद अहमद खां साहब का कहना था कि आईएनसी का आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। अब एक चीज और है कि चूंकि सैयद अहमद खां साहब के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक पुस्तक है इंडियन मुसलमान। इस पुस्तक को भी आप ध्यान रखिए कि हालांकि सैयद अहमद खां का इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक से कोई संबंध नहीं है। यह पुस्तक जिन्होंने लिखी है उनका नाम है W.W. हंटर। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, 4 किताबें दे दी जाएंगी, उसमें एक किताब दी रहेगी इंडियन मुसलमान और सर सैयद अहमद। तो अधिकतर लोग इंडियन मुसलमान जैसे ही किताब का जिक्र आता है सर सैयद अहमद खां को टिक करते हैं, जबकि इस किताब का नाम है W.W. हंटर। W.W. हंटर इसके लेखक। अब मैंने सर सैयद अहमद खां साहब के बारे में इतनी बातें बताई, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा मतलब देशद्रोही नेता है। कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सैयद अहमद खां साहब देशद्रोही है, परंतु हमें ऐसा नहीं करना है। हमें उनके खिलाफ इस तरह की आइडेंटिटी नहीं बनानी है, क्योंकि सैयद अहमद खां साहब अपने जो वर्ग थे मुसलमानों के लिए लड़ रहे थे, और उस समय मुसलमानों की स्थिति दायनी स्थिति थी, और उस समय वो पढ़ नहीं पा रहे थे, मुसलमान लोग पिछड़ गए थे।
तो कोई भी नेता अपने वर्ग के लिए लड़ा था, तो सर सैयद अहमद खां भी अपने वर्ग के लिए लड़ रहे हैं। चलिए, ये तो पहला अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। उस अधिवेशन में मुख्य डिमांड कौन कौन सी थी और सैयद अहमद खां और कांग्रेस से क्या संबंध था, हमने इसके बारे में जाना। अब हम लेते हैं आईएनसी का द्वितीय अधिवेशन, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन क्या कहता है। अब हम इसके बारे में जानेंगे। हम शुरू के 4-5 अधिवेशनों को विस्तार से पढ़ेंगे और बाकी के अधिवेशनों पर हम चर्चा करेंगे। आईएनसी का दूसरा अधिवेशन, समय है 28 दिसंबर 1886। अध्यक्ष हैं दादा भाई नौरोजी। स्थान है कलकत्ता और इस समय सदस्य हो गए 434। अर्थात आईएनसी की पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी कि जहां सर सैयद अहमद खां साहब कह रहा हूं, पहले जो कांग्रेस के अधिवेशन में 72 नेता आए थे और इस समय नेताओं की संख्या बढ़कर 434 हो गई। द्वितीय अधिवेशन में इतना ही महत्व है। आप ध्यान रखें, अध्यक्ष कौन थे, स्थान क्या था और सदस्य नहीं पूछा जाएगा, ये तो जानकारी के लिए बता दिया। अब आता है आईएनसी का तीसरा अधिवेशन। समय 1887। आईएनसी का तीसरा अधिवेशन में समय है 1887। इसके अध्यक्ष हैं बहरुद्दीन तैयबजी और मैंने ऐसा लिखा है प्रथम मुस्लिम। अर्थात इसका तर्क है कि पहले मुस्लिम व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने वो हैं बहरुद्दीन तैयबजी और स्थान है मद्रास। स्थान कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन का जो स्थान है मद्रास और सदस्य संख्या इस समय बढ़कर 607 हो गई। तो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में समय क्या था, अध्यक्ष कौन थे, स्थान क्या था और सदस्य संख्या बढ़ रही है। पहले 434 थे, अब 607 हो गए। क्वेश्चन अध्यक्ष पर और स्थान पर पूछा जाएगा और हम 4 अधिवेशन विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं पहले ही, हम आपका सिर्फ यहाँ रिवीजन करा रहे हैं। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, समय, अध्यक्ष, स्थान और सदस्य। तृतीय अधिवेशन में अब ये समझते हैं कि तृतीय अधिवेशन में क्या क्या महत्वपूर्ण हो रहा था, पहली बार क्या क्या चीज हो रही है। चलिए, तृतीय अधिवेशन में पहली बार मैंने लिखा है, इसका अर्थ है कि पहले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए। अर्थात तीसरे अधिवेशन में पहले मुस्लिम अध्यक्ष ने इसकी अध्यक्षता की थी। प्रथम व्यक्ति थे जो मुस्लिम थे, बहरुद्दीन तैयबजी, वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। दूसरा था भारतीय भाषा में भाषण दिया गया। अर्थात पहले जो भाषण था इंग्लिश में हो रहा था पहले और दूसरे अधिवेशन में, और इस समय जो भाषण था, अध्यक्षीय भाषण, वो जो हुआ था वो हिंदी में हुआ था। तीसरा था आम जनता से चंदा की अपील की गई। आम जनता से चंदा लिया गया और इसकी अपील की गई कि आप चंदा दो और कहा गया कांग्रेसी बनो। ये तीसरे अधिवेशन की घटना है जब आम जनता से कहा गया कि चंदा भी दो और कांग्रेसी बनो। यह पहली बार हो रहा था। चौथा जो पहली बार हो रहा था वो ये हो रहा था मंच से सरकारी अधिकारियों की आलोचना। अर्थात इस अधिवेशन में पहली बार सरकारी अधिकारी की मंच से आलोचना की गई थी और मतलब कांग्रेस के मंच से सरकारी अधिकारियों की आलोचना हुई थी। तब उस समय के जो गवर्नर जनरल थे डफरिन साहब, डफरिन द्वारा दबी जुबान में कांग्रेस की आलोचना की गई थी। डफरिन द्वारा दबी जुबान में कांग्रेस की आलोचना हुई थी और एक प्रमुख कारण बना था पहली बार की कांग्रेस मंच से सोशल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी एम.जी. रनाडे द्वारा। ये बड़ा इंपोर्टेंट कथन है कि एम.जी. रनाडे द्वारा कांग्रेस मंच से
पहली बार सोशल कॉन्फ्रेंस की। अब मैं बता दूं सोशल कॉन्फ्रेंस क्या होती। उस समय होता क्या था कि कांग्रेस का अधिवेशन होता था, तो कई कांग्रेस के नेता सदस्यगण होते थे, बोलते थे कि भाई दलितों पर बहुत अत्याचार हो रहा है, या फिर आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, या अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। तो कांग्रेस चूंकि ये मुद्दे नहीं उठाती थी और कांग्रेस भटकना भी नहीं चाहती थी। अगर हमने दलित का मुद्दा उठाया तो कांग्रेस ये सोचती थी अगर दलित का उठाया तो ब्राह्मण हमारे विरोध में हो जाएंगे, अगर हमने अल्पसंख्यक का उठाया तो हिंदू वर्ग विरोध में हो जाएंगे। कांग्रेस चाहती थी कि कांग्रेस राजनीतिक संगठन ही बना रहे। तो एमजी रनाड़े साहब ने क्या किया, जब भी कांग्रेस का अधिवेशन होता था तो कांग्रेस का अधिवेशन हो गया तो वह जो कांग्रेस का मंच शेष रहता था, कांग्रेस का जो मंच बचता था, और उस मंच का उपयोग सामाजिक संगठन, सामाजिक विचारधारा के लिए वो करते थे। और उसमें एमजी रनाड़े साहब ने बड़ा योगदान दिया था। अर्थात कांग्रेस के मंच से राजनीतिक बात खत्म होने के बाद उसी मंच का प्रयोग सामाजिक संगठन के लिए कांग्रेस का मंच का प्रयोग एमजी रनाड़े साहब ने किया। अगर पूछा जाए, कई बार यूपीएससी में पूछा गया है कि तृतीय अधिवेशन में पहली बार क्या क्या हुआ, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने, भारतीय भाषा में पहली बार भाषण हुआ, आम जनता से चंदा की अपील की गई, कांग्रेसी बनो यह अपील की गई, मंच से सरकारी अधिकारियों की आलोचना पहली बार हुई, डफरिन द्वारा फिर कांग्रेस की आलोचना की गई, और कांग्रेस मंच से सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, वो एमजी रनाड़े द्वारा किया गया। अब नोट, क्योंकि तीसरे अधिवेशन में ये घटना घट रही है तो अब हम थोड़ा नोट देखते हैं। पहला, ब्रिटिश सरकार जैसे ही सरकारी अधिकारियों की कांग्रेस मंच से आलोचना हुई तो ब्रिटिश सरकार नाराज हो गई। जो ब्रिटिश सरकार नाराज हो गई, उनका कहना था यार कांग्रेस को हमने बनाया और आप हमारे विरोध हो रहे हो, तो कांग्रेस ब्रिटिश सरकार नाराज हो गई। दूसरा, ब्रिटिश सरकार ये सोचने लगी कि फिर अगले अधिवेशन को ब्रिटिश सरकार असफल बनाने का प्रयास करने लगी कि अगले अधिवेशन को हम कैसे असफल बनाएं। जो आईएनसी का अधिवेशन है तो यह कोशिश करने लगी कि हम इसे कैसे 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 असफल बनाएं। सर सैयद अहमद खां और शिव प्रसाद सरकार जो बनारस के राजा थे, इन्होंने विरोध किया। सर सैयद अहमद खां और शिव प्रसाद सरकार इन्होंने विरोध किया था कांग्रेस का। तो एक राजा, दरभंगा के एक राजा हुआ करते थे, और दरभंगा के राजा ने एक भवन था जिसे लोथर काउंसिल कहते थे, उस भवन को ही खरीद लिया और कहा गया कि आप कांग्रेस का अधिवेशन यहाँ करें। कुल मिला के तीसरे अधिवेशन में क्या क्या घटनाएं घट रही है। पहली घटना ये घट रही है कि ब्रिटिश सरकार नाराज हो गई आईएनसी से। दूसरी घटना ये हो रही है कि जो सरकार थी अब चाहने लगी कि चौथा कांग्रेस का अधिवेशन असफल हो जाए। तीसरी बात थी कि सर सैयद अहमद खां और शिव प्रसाद सरकार जो बनारस के राजा थे, वो ये चाहने लगे थे कि अब इनको कहीं जगह ना मिले इलाहाबाद में अधिवेशन करने के लिए। तब दरभंगा के एक राजा थे दरभंगा के, तो उन्होंने इलाहाबाद में एक भवन था लोथर काउंसिल, वह ही खरीद कर कांग्रेस को दे दिया। अर्थात दरभंगा के राजा के कारण अब चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में होना शुरू हुआ। चलिए अब हम पढ़ते हैं कांग्रेस का चौथा अधिवेशन अगली पीढ़ी के। चौथे अधिवेशन से पहले हम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज और पढ़ेंगे। कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि
कांग्रेस का पहला अधिवेशन, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, तीसरे चौथे में हो क्या रहा था। देखिए, जो दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे, तो जो वायसराय हुआ करते थे डफरिन, उन्होंने एक गाड़ी पार्टी कांग्रेस के नेताओं को कि भाई आपने बहुत अच्छा काम कर रही है और इसी तरह काम करते रहिए। परंतु जब तीसरा अधिवेशन हुआ मद्रास में बहरुद्दीन तैयब जी के नेतृत्व में, तो तीसरे अधिवेशन में सरकार की आलोचना हुई, अधिकारियों की आलोचना हुई, तो सरकार ने भी कांग्रेस की आलोचना की और दबी जुबान से आलोचना की। डफरिन साहब ने दबी जुबान से आलोचना की मद्रास के अधिवेशन। फिर इलाहाबाद में जब चौथा अधिवेशन हो रहा है, तो यहाँ पर डफरिन साहब खुलकर आलोचना कर रहे हैं और डफरिन साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है फूल की धरती है, अल्पसंख्यकों की पार्टी है या अल्पसंख्यकों की प्रवक्ता है कांग्रेस, ये डफरिन साहब कह रहे हैं। और फिर आगे जब कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे हैं, तो लॉर्ड कर्जन के कुछ कथन आएंगे कांग्रेस के बारे में, आगे कांग्रेस के बारे में लॉर्ड कर्जन साहब के कथन आएंगे। तो मैंने इस स्लाइड को क्यों बनाया, मैं आपको बता दूं। मैंने इस स्लाइड को इसलिए बनाया है कि कई बार यह पूछा जाता है कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में डफरिन साहब पार्टी दे रहे हैं, जिसे गार्डन पार्टी कहा जाता है। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में डफरिन साहब दबी जुबान से आलोचना कर रहे हैं, कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में खुलकर आलोचना हो जाती है। तो यह स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछ सकते हैं कि जो सरकार है, सरकार मतलब ब्रिटिश सरकार, किस अधिवेशन में कांग्रेस के प्रति क्या नजरिया अपना रही है। चलिए अब हम पढ़ते हैं चौथे अधिवेशन को। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन, समय, कांग्रेस के चौथे अधिवेशन का जो समय है वो 1888 है। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले साहब कांग्रेस के अध्यक्ष थे और यह प्रथम ब्रिटिश व्यक्ति थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको एक स्लाइड बताई थी, उस स्लाइड का उद्देश्य था कि कौन कौन से ब्रिटिश व्यक्ति कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जिसमें पहला ब्रिटिश व्यक्ति थे जॉर्ज यूले साहब, जो चौथे अधिवेशन में अध्यक्ष बने। पांचवें अधिवेशन में भी विलियम बेडन अध्यक्ष बन रहे हैं और 10वें अधिवेशन में भी ब्रिटिश व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा और 20वें अधिवेशन में भी ब्रिटिश व्यक्ति अध्यक्ष बनेंगे और 25 में भी ब्रिटिश व्यक्ति अध्यक्ष बनेंगे। इस स्लाइड का, उस स्लाइड में इसका जिक्र था। अब सदस्य संख्या देखिए, सदस्य संख्या, जो नेताओं की सदस्य संख्या 1248 हो गई, जहां पर तीसरे अधिवेशन के बाद सरकार ने कांग्रेस की आलोचना की थी और सरकार ने पूरी कोशिश की थी कि कांग्रेस का अधिवेशन ना हो पाए और उन्होंने सर सैयद अहमद खां को और बनारस के राजा को इस काम के लिए लगाया था कि इलाहाबाद में अब अधिवेशन नहीं होना चाहिए। परंतु दरभंगा के जो राजा थे उन्होंने लोथर काउंसिल खरीदकर कांग्रेस को दे दी और यही नहीं, जो अधिवेशन में पहले 607 की जनसंख्या थी, अब वह डबल, नेताओं की संख्या डबल हो गई, अर्थात 1248 हो गए। अर्थात कांग्रेस का अधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। विशेष क्या था इसमें, विशेष ये था कि इस अधिवेशन से लाला लाजपत राय कांग्रेस में शामिल हो गए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को कब ज्वाइन किया, तो आप बताएंगे चौथे अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को ज्वाइन किया। और इसमें एक घटना और घटी थी, कांग्रेस का संविधान बनकर तैयार हुआ, अर्थात चौथे अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान निर्मित हुआ। बस इसमें इतना ही आपको करना है। अब हम पांचवा अधिवेशन देखते हैं। पांचवें अधिवेशन में क्या क्या घटनाएं हो रही। देखिए, कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन, इसका समय है 1889। अध्यक्ष विलियम बेडनबर्ग। विलियम बेडनबर्ग के बारे में हम पिछले लेक्चर में विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं और यह द्वितीय अंग्रेज थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पहले अंग्रेज जॉर्ज यूले साहब जो चौथे अधिवेशन में बन रहे हैं और दूसरे विलियम बेडनबर्ग जो 5वें अधिवेशन में बन रहे हैं।
इसका स्थान है बम्बई। 5वें अधिवेशन का स्थान है बम्बई। और इसमें विशेष क्या घटना घट रही है? इसमें विशेष घटना घट रही है कि पहली बार महिलाएं इसमें शामिल हो रही हैं। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि महिलाओं ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लेना शुरू किया, तो आप कहेंगे कि 5वें अधिवेशन से महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया। और अगले अधिवेशन, मैंने 6ठे अधिवेशन का जिक्र कर दिया है कि अगला जो अधिवेशन होगा 6वां, वहां पर एक महिला है, उसका नाम यूपीएससी ने कई बार पूछा है, वो है कादम्बिनी गांगुली। इसको इम्पोर्टेंट आप ध्यान रखिएगा। कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया। और कादम्बिनी गांगुली कौन है? कादम्बिनी गांगुली है कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली स्नातक। अगर क्वेश्चन आए कि महिलाओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लेना शुरू किया, तो आप बताएंगे कि 5वें अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया। अगर क्वेश्चन आए पहली बार कांग्रेस को संबोधित किया किस महिला ने, तो आप बताएंगे कादम्बिनी गांगुली ने। चलिए, यहाँ पर एक चर्चा और होगी कि जो ये तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारत में स्थिति थी। एक ब्रिटिश कमेटी भी थी जो लंदन में थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश कमेटी बनाई गई थी, लंदन में थी। इससे भी काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी कहाँ थी, तो आप स्थान बताएंगे लंदन थी। और इसकी अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे इसके अध्यक्ष थे विलियम बेडनबर्न। और सचिव कौन थे, तो सचिव का नाम आप बताएंगे, सचिव थे विलियम डिग्बी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी का स्थान क्या था, तो आप बताएंगे लंदन, अध्यक्ष विलियम बेडनबर्न, सचिव विलियम डिग्बी। मैं आपको यहाँ मैंने चौखाने में 2-3 बातें लिखी हैं, उनका लिंक क्या है? उनका लिंक ये है कि एक चार्ल्स बेडला हुआ करते थे, एक सांसद हुआ करते थे, और ये लिबरल पार्टी के सांसद थे, चार्ल्स बेडला। और दादा भाई नौरोजी कहाँ रहते थे? दादा भाई नौरोजी लंदन में रहते थे। तो दादा भाई नौरोजी के चार्ल्स बेडला साहब से अच्छे संबंध थे। तो भारतीयों के जो मुद्दे थे, भारतीयों के मुद्दे उठाते थे दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी चार्ल्स बेडला साहब को बोलते थे कि भारतीयों की समस्या को आप ब्रिटेन में रखिए, ब्रिटेन के संसद में उठाइए। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि भारतीयों के मुद्दे को ब्रिटेन के किस सांसद ने उठाया, तो उनका नाम है चार्ल्स बेडला जी। और 1892 का जो एक्ट आया था भारत में, ये हम संवैधानिक विस्तार को हम अगले लेक्चर में विस्तार से पढ़ेंगे। जो 1892 का एक्ट आया था, यह नरमपंथियों का बहुत बड़ा योगदान था, नरमपंथियों का योगदान था। अब हमने आपको बता दिया है कि उग्रवाद और उदारवाद क्या है, हम विस्तार पूर्वक हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, उग्रवाद और उदारवाद पर। एक हेनरी कॉटन साहब थे। हेनरी कॉटन साहब 1904 में कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे हैं। और हेनरी कॉटन का संबंध जो है ये ब्रिटिश कमेटी ऑफ आईएनसी से था, इसलिए मैंने यहाँ उनका जिक्र कर दिया है, हेनरी कॉटन साहब का। तो यहाँ पर क्या इंपोर्टेंट है कि ब्रिटिश कमेटी ऑफ आईएनसी इंपोर्टेंट है, इसका स्थान, अध्यक्ष, सचिव। चार्ल्स बेडला साहब कौन है और नरमपंथियों का योगदान क्या है, यहाँ ये इंपोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो बोले जा रहा हूँ, आपको आवाज वगैरह तो मेरी क्लियर आ रही है ना? हाँ सर, आ रही है। और वो तो नहीं सर, चलिए कोई बात नहीं, अगर वो पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई नहीं है अपने पास। चलिए अगली पीपीटी लगाइए लक्ष्मण जी। चलिए,
अभी हम क्या कर रहे थे, अभी तो हम ये कर रहे थे कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हमने 5 अधिवेशन को लिया था कि भाई 5 अधिवेशनों में हो क्या रहा था, उनका थोड़ा विस्तार से चर्चा कर रहे थे। अब हम एक सारणी मैंने बनाई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलनों की, और अब हम उन्हीं सम्मेलन को लेंगे जो महत्वपूर्ण होंगे, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परंतु बाई चांस 99% क्वेश्चन तो जो मैं कहानी बना रहा हूँ उसी में से आएंगे। यदि किस्मत ही खराब हो और हमने वो सम्मेलन को ना लिया हो, उसमें से आ जाए, तो आप वहां देख लीजिएगा। चलिए, अब हम पढ़ते हैं छठवां अधिवेशन। मैंने कॉलम बनाए हैं, क्रम संख्या, फिर लिखा है समय, फिर लिखा है स्थान, फिर लिखा है अध्यक्ष, और फिर लिखा है विशेष। विशेष मतलब कुछ विशेष घटना यदि घट रही हो तो हम उसकी चर्चा करेंगे। जो छठा अधिवेशन हुआ था वो समय था 1890 में, और इसका स्थान था कलकत्ता, और इसके अध्यक्षता कर रहे थे फिरोज साहब मेहता। विशेष में इंडिया कादम्बनी गांगुली। अब कादम्बनी गांगुली जो उस समय की कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली स्नातक थी, और उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था, यानी पहली महिला थी जो कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। इसलिए मैंने कादम्बनी गांगुली को लिख दिया, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस ध्यान रखिएगा। अब सातवां अधिवेशन 1891 में हो रहा है, और इसका स्थान नागपुर है, और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो है पी आनंद चालू साहब। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, आप ध्यान रखिए सातवां अधिवेशन कहाँ हो रहा है। आठवां जो अधिवेशन है 1892 में हो रहा है, और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, ये इलाहाबाद में हो रहा है, और इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी, अर्थात ये वही बनर्जी हैं जो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं और 8वें अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ना के बराबर पूछे जाते हैं। 9वां अधिवेशन जो है 1893 में हो रहा है। 9वां अधिवेशन 1893 में हो रहा है, और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं दादा भाई नौरोजी, और इसका स्थान है लाहौर, और मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। क्वेश्चन मार्क क्या है, देखिए ये अधिवेशन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ये है कि 1893 में जो है कि भाई, एक तो इम्पोर्टेंट ये है कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। दूसरा है कि स्वामी विवेकानंद सर्वधर्म सभा में भाग लेने के लिए शिकागो जा रहे हैं। इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि ये आप इससे लिंक कर लीजिएगा कि 1893 में दादा भाई नौरोजी साहब थे। 10वां अधिवेशन भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 10वां अधिवेशन की इसकी अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब साहब कर रहे हैं, और ये तृतीय विदेशी हैं जो कि कांग्रेस को अध्यक्षता कर रहे हैं। अब 11वां अधिवेशन, 11वां जो अधिवेशन है 1895 में हो रहा है, और यह अधिवेशन पूना में हो रहा है, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, SN बनर्जी, अर्थात सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ये कांग्रेस के 11वें अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं, और यहाँ पे विशेष में है कि सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन बंद कर दिया गया। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन शुरू कब किया गया, बताइए कोई भी व्यक्ति, सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में शुरू किया गया, अगर यही सवाल मैं पूछूं, कोई भी बताए। देखिए, तीसरे अधिवेशन में मैंने आपको बताया, हाँ, तीसरा अधिवेशन में रनाडे साहब ने सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन शुरू किया, और 11वें अधिवेशन में सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन बंद कर दिया गया, और ये तिलक साहब के कहने पर, बाल गंगाधर तिलक साहब के कहने पर बंद कर दिया। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था कि सोशल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन से शुरू होती है, और कांग्रेस के 11वें अधिवेशन में सोशल कॉन्फ्रेंस को बंद कर दिया जाता है। पूछा गया था कथन सत्य है कि असत्य है, इस तरह से। तो आप ध्यान रखिएगा, ये हो रहा था। 12वां अधिवेशन 1896 में होता है। ये इम्पोर्टेंट है 12वां अधिवेशन। जहां मैं इम्पोर्टेंट कह रहा हूं वहां IMP लिख लिया करो आप लोग।
इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी साहब कर रहे थे। इस अधिवेशन में क्या हो रहा था, वंदे मातरम, वंदे मातरम जो भारत का नेशनल सॉन्ग है, भारत का नेशनल सॉन्ग है, वह गाया गया। क्वेश्चन आता है कि वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, तो आप बताएंगे 12वें अधिवेशन 1896 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, रहीमतुल्लाह सयानी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और एक मैंने यहाँ पर लिखा है ड्रेन थ्योरी सीक्रेट थी। मैंने आपको जब दादा भाई नौरोजी पढ़ा रहा था तो मैं आपको ये पढ़ा रहा था कि ड्रेन थ्योरी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकृति मिली, तो 12वें अधिवेशन में स्वीकृति मिली। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब 12 के बाद मैंने 13, 14, 15, 16 को छोड़ दिया, सीधे 17वें अधिवेशन पे आ गया हूँ। इसका अर्थ ये है कि वो अधिवेशन से उनसे कोई क्वेश्चन नहीं आए थे। 17वां अधिवेशन इंपोर्टेंट है। 17वां अधिवेशन 1901 में हुआ था और यह कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता D.E. वाचा साहब ने किया था। अब मैंने एक क्वेश्चन मार्क बनाया है और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद क्या आंसर होगा, आंसर यह है गांधी जी ने पहली बार भाग लिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया, तो आप बताएंगे 1901 के कलकत्ता अधिवेशन। अब 17 के बाद मैं सीधा 21 पे आ गया हूँ, अर्थात 18, 19, 20 छोड़ दिए हैं। 21वां जो अधिवेशन है 1905 में हुआ था और यह वाराणसी में हो रहा था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे गोखले साहब, गोपाल कृष्ण गोखले। इनके बारे में एक उपाधि है कि इनको विपक्ष का नेता कहा जाता है। विपक्ष का नेता इसलिए कहा जाता है इनको कि गोपाल कृष्ण गोखले तर्कों सहित कांग्रेस की समस्याओं को उठाते थे और आईएनसी के मंच से जो ब्रिटिशों का तर्कों सहित विरोध करते थे, अर्थात ब्रिटिशों ने इसे विपक्ष के नेता की उपाधि दी थी। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राजनीति का वह कौन सा नेता है जो विपक्ष का नेता थे, तो आप कहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है 22वां अधिवेशन, यह महत्वपूर्ण है। 22वां अधिवेशन 1906 में कलकत्ता में हो रहा है और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे हैं। अब मैं पूछूं दादा भाई नौरोजी ने कब कब अध्यक्षता की, 3 बार अध्यक्षता की। पहली बार जो अध्यक्षता की है वो 1886 में, दूसरी बार 1893 में और तीसरी बार 1906 में। इस अधिवेशन में क्या विशेष रहा कि पहली बार स्वराज शब्द लाया गया और गोखले साहब ने इस अधिवेशन में भाषण पढ़ा। मैं आपको बता दूं, पहले भी जिक्र कर चुका हूं मैं कि जो अध्यक्ष होता है वह भाषण पढ़ता है, परंतु दादा भाई नौरोजी इतने वयोवृद्ध हो गए थे कि वो अपना भाषण नहीं पढ़ पा रहे थे। तो यह हुआ कि इसके पहले जिसने अध्यक्षता की थी, इसके पहले 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता गोखले साहब ने की थी, तो गोखले साहब भाषण पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने जिन्ना लिख दिया और लिख दिया नौरोजी के सचिव। यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना है इनका पूरा नाम और मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी राजनीति की शुरुआत दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में की थी, इसलिए एक कोटेशन यहाँ यह ध्यान रखेंगे। अब आता है 22 के बाद 23वां अधिवेशन। 23वां अधिवेशन जो 1908 जो 1907 में हो रहा है और यह सूरत में हो रहा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं रास बिहारी घोष, ना कि बोस। हमेशा कंफ्यूजन के लिए आपको 2 ऑप्शन दिए रहेंगे कि 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। वहां पर रास बिहारी घोष आएगा, रास बिहारी बोस आएगा और भी कुछ आ सकता है। आप ध्यान रखिए रास बिहारी घोष थे। और यहाँ पर विशेष क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 में हुआ। जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है वो चीजें आप ध्यान रखिए, कम से कम वो आपके मस्तिष्क में होनी चाहिए। देखिए फिर 23 के बाद फिर से मैंने 23वां अधिवेशन लिया है, क्योंकि जो अगला अधिवेशन भी कांग्रेस ने उसको 23वां ही अधिवेशन कहा था और यह अधिवेशन 1908 में हो रहा है और यह मद्रास में हुआ और इसके अध्यक्ष भी रास बिहारी घोष थे। चलिए अब लेते हैं 24वां अधिवेशन। 1809 में हो रहा है 24वां अधिवेशन और यह लाहौर में हो रहा है
और इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय साहब कर रहे हैं। चलिए अब लेते हैं 25वां अधिवेशन। 25वां अधिवेशन 1910 में हो रहा है और यह अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बताया था कि यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसे विलियम बेडन साहब ने लिया है। विलियम बेडन साहब हुम के जीवनीकार थे और इन्होंने 5वें अधिवेशन की भी अध्यक्षता की है और 25वें अधिवेशन की भी अध्यक्षता की है। आप इसको यूं याद रखें, 5 के स्क्वायर 25 होता है, तो 5 और 25 की अध्यक्षता विलियम बेडन साहब ने की है और यह दूसरे विदेशी थे, दूसरे अंग्रेज थे जो INC के अध्यक्ष रहे। अब आता है 26वां अधिवेशन। 26वां अधिवेशन इम्पोर्टेंट है, 1911 में हो रहा है और यह कलकत्ता में हुआ और इसकी अध्यक्षता बिशन नारायण दर साहब ने की और इस अधिवेशन में राष्ट्रगान नेशनल एंथम जन गण मन गाया गया। जन गण मन गाया गया। आपसे पूछा जाएगा कि वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया। आपसे पूछा जाएगा कि वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया, तो आप बताएंगे कि 12वें अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया। जनगण मन भी कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया और जनगण मन के जो रचयिता हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर साहब या टैगोर साहब हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में उस समय के जो ब्रिटिश सम्राट के राजा थे उनकी प्रशंसा में यह गीत जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा यह गाया था। अर्थात जो भारत के आप भाग्य विधाता हो आप हो, अर्थात ब्रिटिश है। इस तरह की प्रशंसा सुनकर ब्रिटिश लोगों ने 2 साल बाद ही रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान कर दिया था। जानकारी आपको होनी चाहिए कि जनगण मन किसकी अनुशंसा में गाया गया, इसलिए मैंने आपको ये जानकारी दी। अगला अधिवेशन 27वां अधिवेशन हो रहा है 1912 में, बांकीपुर बिहार में हुआ है। इसका जो नेतृत्व कर रहे हैं RN मुधोलकर जी कर रहे हैं इसका नेतृत्व। इस अधिवेशन में इम्पोर्टेंट क्या है, इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण ये है कि हुम साहब को INC का पिता या संस्थापक कहा गया। जब मैं ह्यूम साहब को पढ़ा रहा था तो मैंने ये कहा था कि 1912 के कांग्रेस अधिवेशन में ह्यूम साहब को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फादर या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फाउंडर कहा गया, इसलिए ये अधिवेशन यहाँ इम्पोर्टेंट है। अब आता है 30वां अधिवेशन। 30वां अधिवेशन 1915 में हो रहा है और यह बंबई में हो रहा है और इसकी अध्यक्षता SP सिन्हा साहब कर रहे हैं और इस अधिवेशन की खास विशेषता यह है कि तत्कालीन जो बंबई के गवर्नर थे लॉर्ड वेलिंगटन साहब, उन्होंने इस अधिवेशन में भाग लिया था। 30 के बाद आता है 21वां अधिवेशन जो 1916 में लखनऊ में हो रहा है और इसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार साहब कर रहे हैं और लखनऊ अधिवेशन में कई बातें हुई थी। एक बात ये हुई थी कि उदारवाद और उग्रवाद में समझौता हो गया था और मुस्लिम लीग कांग्रेस में समझौता हो गया था। इस चीजें हम पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा चुके हैं। क्योंकि ये जो अधिवेशनों की जो मैंने यहाँ पर लिस्ट प्रस्तुत की थी, यह लिस्ट किताबों में आसानी से मिल जाएगी और इसमें कोई खास समझाने का नहीं है, परंतु कहाँ क्या क्या इम्पोर्टेंस है वो मैंने आपको इन अधिवेशनों के माध्यम से बताने की कोशिश की है। बाकी के अधिवेशन हम अगले लेक्चर में लेंगे। आज हम कुछ सवाल, अब आज के लेक्चर के बेस के आधार पर हम सवाल सॉल्व करेंगे और जो लोग पहली बार हमसे जुड़े हैं, जो भी व्यक्ति हमसे पहली बार जुड़े हैं, वो यह ध्यान रखें सवाल का जो बेस होगा वो पिछले लेक्चर और आज के लेक्चर जो पढ़ाया गया है उस पर आधारित सवाल होंगे। जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं सुना होगा वो शायद उनको सवाल करने में थोड़ी दिक्कत आएगी,
जिन्होंने सुना होगा वो आसानी से करेंगे, परंतु मैं यही चाहूंगा कोई भी व्यक्ति लेफ्ट ना हो, क्योंकि ये निचोड़, जब हम निचोड़ निकालते हैं तो जो लेक्चर के बाद जो सवाल हम करते हैं उससे हमारे कंसेप्ट काफी क्लियर हो। चलिए, पहला सवाल है जो यूपीएससी 1993 में पूछा गया है, 1993 की संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछा गया है। सवाल है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था। देखिए, क्वेश्चन है भारत का में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हो रही है उस संगठन का नाम क्या था। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी कि आईएनसी के पूर्व स्थापित संगठन। प्रद्युम्न गायकवाड़ जी ने आंसर भी दिया है और भी लोग आंसर देंगे। आंसर जिनको आंसर आता है वो देते जाए, फिर तो मैं चर्चा जमींदारी एसोसिएशन। हाँ ठीक है। देखिए, जो ए है इसका ऑप्शन ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बी है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सी जो है सेपलर्स एसोसिएशन, डी है जमींदारी एसोसिएशन। तो यह जो सबसे पहला जो संगठन जो बना था भारत में राजनीतिक संगठन, वो 1836 में बना था और वो बंग प्रकाशक सभा बना था और ये राजा राम मोहन राय ने बनाया था। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता कि भारत का पहला राजनीतिक संगठन, तो बंग प्रकाशक सभा होता, क्योंकि इसके बाद जस्ट 2 साल बाद 1838 में बंगाल का संगठन बनता है लैंड होल्डर सोसाइटी, इसको हिंदी में जमींदार एसोसिएशन कहते हैं, और इसकी स्थापना द्वारका नाथ टैगोर ने की है। देखिए, यूपीएससी में सवाल पूछा गया है, तो मतलब जिन लोगों ने आंसर दिए हैं उसका अर्थ है कि वो सिंसियरली पढ़ रहे हैं, और मैं उम्मीद करूंगा और भी बच्चे भी सिंसियरली पढ़ाई करें। अगला क्वेश्चन हम उठाते हैं जो संघ लोक सेवा आयोग की 1999 के एग्जाम में पूछा गया है, मतलब यूपीएससी के 1999 के एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन है, निम्न भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया। अर्थात ये है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय सिविल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया किन नेताओं में से। एक ए है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सत्येंद्रनाथ बनर्जी पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी ऑप्शन है आरसी दत्ता और डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। अधिकतर जो आंसर मिल रहे हैं बाकायदा सही आंसर मिल रहे हैं। हुआ क्या था कि 1874 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब ने आईसीएस का एग्जाम पास किया था, 1869 में आईसीएस का एग्जाम पास किया था, और 1874 में जब सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो आसाम के कलेक्टर थे तो उनको बर्खास्त कर दिया गया था आईसीएस की परीक्षा। चलिए, सभी लोगों ने लगभग सही उत्तर दिया। अब चलिए क्वेश्चन 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 जो यूपीएससी में 2008 में पूछा गया है। जैसे कि मैं लिखता हूं कि भाई 2008 में यूपीएससी में पूछा गया, आप लोग भी नेट पर सर्च किया कीजिए कि वास्तव में सब सही करें कि ऐसे बोल रहे हैं, सर्च किया कीजिए। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। देखिए कितना सरल क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है, और अगर यह क्वेश्चन भी आप लोगों से नहीं बना तो मेरे पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं रहता। अच्छा, अगर आपसे पूछूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ है, तो आप बताएंगे मुंबई में हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन। इतना सरल क्वेश्चन। पूना में नहीं हुआ था, पूना में होना था परंतु वहां पर प्लेग फैल गया पूना में, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ। चलिए, बहुत बढ़िया, सब लोग बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन लेते हैं। यह भी यूपीएससी की 2015 के एग्जाम में आया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार करना है आपको कथनों पर। फर्स्ट कथन है,
कथन फर्स्ट है कि आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। दूसरा कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बहरुद्दीन तैयब थे। देखिए, हम पिछले लेक्चरों में कई बार मैंने इसका जिक्र किया है और आज भी मैंने इसका जिक्र किया है। आंसर मिल रहे हैं, आंसर कुछ लोगों के आंसर सही है और कुछ लोगों के आंसर गलत भी है। देखिए, अब हम तय करते हैं। पहला कथन समझते हैं। आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। देखिए, सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी और प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। ये 1917 में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, आज हमने इसकी चर्चा की थी कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष बहरुद्दीन तैयब जी थे और तीसरे अधिवेशन में थे। मैंने आपको बताया था तीसरे अधिवेशन में खास किया तो मैंने लिखा था प्रथम भारतीय मुस्लिम बन रहे हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे हैं। अब ये कथन गलत हो जाता है तो सही उत्तर आएगा बी, आंसर केवल 2। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। यूपीएससी की 2004 के एग्जाम में पूछा गया है। ये पूछा गया है 2004 के एग्जाम में यूपीएससी के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट, आईएनसी का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट, आईएनसी का अर्थ है मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दूसरा स्टेटमेंट है आईएनसी का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में हुआ था। तीसरा स्टेटमेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। आपके ऑप्शन हैं, कई लोगों के आंसर आ रहे हैं, आंसर जिसका आ रहा है सही आ रहे हैं। अब ऑप्शन है आपके ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी केवल 2, डी केवल 3। देखिए आप सही, कुछ के सही है कुछ के गलत है। अब मैं इसको अपन डिस्क्राइब करते हैं कि क्या सच है। पहला कथन, आईएनसी का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में नहीं हुआ, आईएनसी का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था। दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि आईएनसी का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, यह बात सत्य है, इसलिए यह कथन सही हो जाएगा। इसको सही टिक करिए। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता हुआ, यह कथन भी सत्य है। क्योंकि यह तीसरी बात मैंने आज नहीं पढ़ाई है पर पिछले लेक्चरों में हमने विस्तार से चर्चा की थी, तो अब कथन सही हो जाएंगे 2 और 3, और 2 और 3 केवल बी में है, अतः आंसर सही होगा बी। चलिए अगली पिप्टी लगाइए। चलिए, यूपीएससी की 2007 के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। देखिए ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कांग्रेस की पहली महिला कौन थी। दूसरा कथन है CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तब वे जेल में थे। देखिए अभी हमने आपको ये चीज नहीं पढ़ाई है परंतु फिर भी आप आंसर देने की कोशिश करिए। तीसरा कथन, एलन ऑक्टिविन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। मैंने आपको बताया कि एलन ह्यूम कांग्रेस के महासचिव रहे हैं 22 वर्षों तक, और पहले ब्रिटिश कौन थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने,
चौथे अधिवेशन की चर्चा मैंने आज की थी। चौथे अधिवेशन में मैंने उनका नाम लिया था और मैंने कहा था प्रथम ईसाई थे, प्रथम ब्रिटिश थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। चौथा कथन है अल्फ्रेड वेव 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। देखिए ये मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। अब इनके आधार पर आप इनका जवाब दीजिए। पहला कथन बताइए क्या है। पहले तो मैं आप लोगों से पूछूं क्या आंसर होना चाहिए। B. भूर सिंह पावरा बी। और बताइए एक दो लोग और आ जाएं तो मैं बताऊं क्या सही B. है। नरेश आवाज बरोबर नहीं। क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ नहीं रही क्या? आवाज आ रही सर। अच्छा। चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं क्या आंसर होगा। जिन्होंने बी आंसर दिया है वह सही है। 2 और 4 कथन सही है। देखिए पहली बात, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला थी। नहीं, हाँ दूसरी महिला थी। एनी बेसेंट थी कांग्रेस में। ये कथन गलत हो जाता है। CR दास के बारे में मैं बता दूं, जब इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था तब ये जेल में थे, इसलिए ये कथन सही है। अब मैं तीसरे कथन पे आता हूं कि ह्यूम साहब प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ह्यूम साहब कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बन पाए, जबकि इनके जो जीवनीकार थे विलियम बेडनबर्न वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, यह नहीं बन पाए, इसलिए यह कथन गलत हो जाता है। दूसरा सही है, तीसरा गलत है। और चौथा है अल्फ्रेड वेव 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, यह सही है। अर्थात 2 और 4 सही है, 2 और 4 बी में है, अर्थात बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? ए बिपिन चंद्र पाल, बी दादा भाई नौरोजी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी SN बनर्जी। बताइए। SN बनर्जी। छोटे छोटे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। सारे बड़े देखिए बड़े यहाँ पर कॉलेज में हैं यहाँ पर इंडियन एसोसिएशन के बारे में पूछा गया है। इंडियन एसोसिएशन जो संस्था थी उसकी स्थापना SN बनर्जी साहब ने की थी। जो जिन्होंने पिछला लेक्चर सुना है उनको यह जानकारी है। 1876 में SN बनर्जी साहब ने की थी। और इंडियन एसोसिएशन से मिलती जुलती एक और संस्था है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अगर मैं यहाँ पूछ लेता ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का संस्थापक कौन है तो क्या आंसर होता? कोई भी बताए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन की संस्था थी और दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी साहब। बहुत बढ़िया। चलिए अगला है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए दादा भाई नौरोजी, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी राजा राम मोहन राय, डी बाल गंगाधर तिलक। बताइए, पेज फंस गया? कहोगे कि ये सर तो बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बी सर। सर सी। राजा राम मोहन राय। हाँ। देखिए राजा राम मोहन राय को आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि उन्होंने भारत की पहली राजनीतिक संगठन की स्थापना की और उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया, राजनीतिक हो, सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो। इसी आधार पर बोल रहे हो राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय के बारे में मैं बताऊं, ये ब्रिटिश समर्थक थे राजा राम मोहन राय और पाश्चात्य शिक्षा में मतलब विश्वास करते थे राजा राम मोहन राय, अटूट विश्वास था उनका। और दादा भाई नौरोजी साहब जो थे वह लंदन में ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश सरकार की जो थी उनकी आलोचना, वो एक सांसद थे अल्फ्रेड वेव करके, सॉरी मैंने बताया था आपको सांसद का नाम,
उनके माध्यम से भारत के सुधार कार्यक्रम को उठाते थे। तो बचे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो भारत में इन्होंने काम किया है, राजनीतिक सुधारों के विरोध किया सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। यह क्वेश्चन जो पिछला जो आज से जिन्होंने लेक्चर अटेंड किया वो नहीं कर पाएंगे, फिर भी आप कोशिश कीजिए। ये है बॉम्बे एसोसिएशन, दूसरा है मद्रास महाजन सभा, तीसरा है इंडियन एसोसिएशन, चौथा है इंडियन लीग। ये कहना ये चाह रहा है कि इन संस्थाओं का गठन जिन जिन सालों में हुआ है, पहले कौन सी संस्था गठित हुई, बाद में कौन सी हुई, इसको क्रम से सजाना है आपको। बताइए। ए ऑप्शन होगा 1 2 3 4, बी ऑप्शन होगा 2 3 1 4, सी ऑप्शन होगा 3 4 2 1, डी ऑप्शन होगा 1 4 3 2। A. बहुत कई लोग सही भी बता रहे हैं और कई पे गलत भी जा रहे हैं। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में। यहाँ लक्ष्मण जी आप लिख सकते हैं तो और सरल हो जाएगा अपने लिए। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में स्थापित हुआ। और मद्रास महाजन सभा, ये मद्रास नेटिव एसोसिएशन नहीं, ये मद्रास महाजन सभा है, इसकी स्थापना 1884 में हो रही है। इंडियन एसोसिएशन, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी की संस्था है, इसकी स्थापना हो रही है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की। और इंडियन लीग की स्थापना हो रही है 1875 में। आपको मैंने बताया था इंडियन लीग ही अगले साल इंडियन एसोसिएशन में तब्दील हो जाती है। अब इसका आंसर देखिए, सबसे पहले 1852 ये जिसमें होगा, पहले ये होगा, तो 1852 के बाद 1875 लगाएंगे, अर्थात 4 लगाएंगे, फिर उसके बाद 1876 लगाएंगे 3, और फिर लगाएंगे मद्रास महाजन सभा, अर्थात डी ऑप्शन आंसर होगा 1 4 3 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? निम्न में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? ए फिरोजशाह मेहता, बी आनंद चालू, सी एम बी राघव फिरोजशाह मेहता, और डी एस एन बनर्जी। क्या आंसर होना चाहिए? सही है, आंसर ए सही है, फिरोजशाह मेहता साहब हैं। फिरोजशाह मेहता साहब उसके संस्थापकों में से एक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए मैंने कहा था कि जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे वैसे बच्चे मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। यह एक गलत बात होती है कि आप लास्ट तक जुड़े रहें, क्योंकि जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। भले ही आप ना कर पाए, पर आप उन क्वेश्चन को पूरा ध्यान से सुने, क्या कहा जा रहा है। भले ही आप आंसर ना दे पाए, परंतु अंत तक रहें। और विद्यार्थियों में क्या धैर्य की बहुत बड़ी कमी होती है, और विद्यार्थी कम समय में सफलता प्राप्त करना चाहता है, जबकि सफलता एक ऐसी चीज होती है जो लंबे समय का परिणाम है। हम जब इतिहास पढ़ रहे हैं तो हम सुरेंद्र नाथ बनर्जी को पढ़िए कि उनकी सफलता कैसे मिली, दादा भाई नौरोजी को पढ़िए, महात्मा गांधी को पढ़िए, डॉक्टर अम्बेडकर साहब को पढ़िए, तो आप देखेंगे कि कोई एक दिन में सफलता नहीं मिल गई। इन्होंने धैर्य रहते हुए लगातार परिश्रम किया, तब सफलता मिली। चलिए, और मैं आपको ये भी बता दूं, जो बच्चे ध्यान से नहीं सुनेंगे और जो क्वेश्चन अटेंड नहीं करेंगे, उनका सफल होना बड़ा मुश्किल काम होगा। चलिए 11वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख नहीं रहा है लक्ष्मण जी।
11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। पहला, बंग भाषा प्रकाशक सभा। दूसरा, लैंड होल्डर सोसाइटी। तीसरा, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। चौथा, इंडियन लीग। अब है सही कालानुक्रम में लगाइए, अर्थात जिस संस्था का गठन पहले हुआ है उसको पहले लिखना है और जिसका बाद में हुआ है उसको बाद में लिखना है। ये सवाल थोड़ा सा सरल बन गया, इसलिए सब लोग आंसर दे रहे हैं, पर खुशी की बात है आंसर सही आ रहे हैं। बंग भाषा प्रकाशक सभा ही भारत की पहली संस्था थी जो 1836 में स्थापित हुई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी पहली व्यवस्थित संगठन था और जो 1838 में स्थापित हुआ था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में स्थापित हुई थी और इंडियन लीग 1875 में थी, जिसकी अध्यक्षता शिशिर कुमार घोष कर रहे थे। अर्थात क्रम है ये आंसर 1 2 3 4। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तिथि अनुसार क्रमबद्ध कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। पहला, महात्मा गांधी। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू। तीसरा, वल्लभ भाई पटेल। चौथा, श्रीमती सरोजिनी नायडू। अब इसमें दिक्कत यह है कि अभी मैंने इनको व्यवस्थित रूप से पढ़ाया नहीं है आपको, परंतु मेरे लेक्चर्स में, पिछले लेक्चरों में जो अभी तक लेता आया हूँ, कहीं ना कहीं मैं इनका जिक्र करता रहा हूँ। तो अब हमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ 2-3 चीजें जो आपको पता होंगी। श्रीमती सरोजिनी नायडू ने 1925 के अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, कानपुर अधिवेशन। इसको लिख दें लक्ष्मण जी, 1925। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता की। महात्मा गांधी ने 1924 के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी और वल्लभ भाई पटेल ने, संभवतः मुझे ध्यान नहीं आ रहा पर मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा, 1921 के कराची अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। अभी आगे आएगा, परंतु फिर भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1929 और वल्लभ भाई पटेल 1921। चलिए अब क्या आंसर होगा इसका? 1924 पहले आएगा, महात्मा गांधी। श्रीमती सरोजिनी नायडू दूसरे नंबर पे आएगा और जवाहरलाल नेहरू तीसरे नंबर पे आएगा, वल्लभ भाई पटेल चौथे नंबर, अर्थात सी आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला और लास्ट क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट में अध्यक्षों के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में ये दिया गया है कि आईएनसी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं का स्थान कौन सा था। अब जैसे अब्दुल कलाम आजाद ने किस अधिवेशन में कहां अध्यक्षता की, सरोजिनी नायडू ने कहां अध्यक्षता की, मोतीलाल नेहरू ने किस जगह पर अध्यक्षता की और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कब किस जगह अध्यक्षता की। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। कूट दिया है ए में 1, B3, C2, D4, इसी तरह बी दिया है A2, D4, C3, D1, सी दिया है A3, B2, C4, D1 और डी दिया है A4, B3, C1, D2। मैंने इस क्वेश्चन को जानबूझकर टफ रखा है, इसलिए टफ रखा है। देखिए आंसर आ गया, अनीता करके हैं कोई, उन्होंने आंसर दिया है और मैं अभी नहीं बताऊंगा सही है कि गलत है, आप लोग भी अपने आंसर। भूर सिंह का भी आंसर आ गया है, अनय गंगवार का भी आंसर आ गया है। और कोई आंसर देना चाहें? ये मत समझिए ये लोग जो डी आंसर दे रहे हैं तो क्या डी ही सही होगा। आप सज्जुमन का भी आंसर आ गया है और इत्तेफाक की बात है कि मैंने कठिन बनाया और आंसर सबके सही है, अर्थात डी आंसर है। अब देखिए अपन इसको डिस्कस करते हैं। अबुल कलाम आजाद, मैं जब
तीसरा लेक्चर पढ़ा रहा था, तीसरा लेक्चर जो आधुनिक भारत का पढ़ा रहा था, जिसमें मैं एक समरी प्रस्तुत कर रहा था। मैंने आपको बताया था अब्दुल कलाम आजाद सबसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष हैं और सबसे अधिक समय तक इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है। और रामगढ़ 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता अब्दुल कलाम आजाद ने की, अर्थात ए का संबंध 4 से हो गया। अब देखिए सरोजिनी नायडू को हम कई बार पढ़ चुके, इसके पहले ऑप्शन में भी सरोजिनी नायडू साहब थी और मैंने बताया था कि कानपुर 1925 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगर आप ये दो ही आपको पता है तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे ए का 4, बी का 3, तो आपको आंसर निकल आया डी। फिर भी मोतीलाल नेहरू साहब ने अमृतसर में 1919 में अध्यक्षता की थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बंबई में 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इस आधार पर ऑप्शन आया डी, अर्थात ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। चलिए आज का जो हटा दीजिए पीपीटी। लक्ष्मण जी पीपीटी हटा दीजिए। आज चूंकि मेरे घर में बिजली चली गई है तो बिजली जाने के कारण पूरा स्पष्टता से, मतलब कहते हैं उजेला कम होने के कारण आप लोगों को थोड़ी सी समस्या आ रही होगी, अभी भी लाइट नहीं है। दूसरा मैं ये कह रहा था कि आज का लेक्चर हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगर इस लेक्चर से संबंधित किसी की कोई क्यूरी है तो आप वो पूछ सकते हैं, अन्यथा एक डिस्कस और करना है, एक महत्वपूर्ण बात को आपके सामने रखना है, तो मैं उस महत्वपूर्ण बात को आपके समक्ष रखूंगा। हेलो हेलो। हाँ हाँ जी पूछिए। हाँ सर, महात्मा गांधी ने कितनी बार कांग्रेस का अध्यक्ष किया था? महात्मा गांधी कांग्रेस की अध्यक्षता सिर्फ एक बार की थी। महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। और आगे का जब लेक्चर पढ़ाया जाएगा, अभी हम 1916 तक आ गए हैं कि 1916 तक किन किन लोगों ने अध्यक्षता की। अब हम शॉर्ट रूप में 1947 तक जाएंगे, कौन कौन अध्यक्ष रहे। चलिए, किसी और का कोई क्वेश्चन? आज के लेक्चर से समझे कि क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि जो आज के लेक्चर पर भी। हाँ सर, मैं बुर सिंह बात कर रहा हूँ। हाँ बुर सिंह जी, कैसी पढ़ाई चल रही है तुम्हारी? हाँ सर, ठीक ठाक चल रही है। बताइए आप। हाँ अहमद खान है ना सर जी, आप उनके बारे मतलब आवाज, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ हाँ बताइए। सैयद अहमद है ना सर जी, सैयद अहमद खान। हेलो। हाँ हाँ सर, सैयद अहमद खान। हाँ हाँ बताइए सर, सैयद अहमद खान साहब के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं? वो क्यों आईएनसी के विरोध में रहे थे और उनको हम क्यों ये नहीं बोल सकते सर जी, इस आधार पे? क्या नहीं बोल सकते? जो आपने बोला था विपक्ष नेता देशद्रोही। राइट। आपका क्वेश्चन जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, आपका क्वेश्चन ये है कि सर सैयद अहमद खान साहब ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध किया और उनके विपक्ष में एक नई संस्था का गठन किया, तो हम उनको देशद्रोही क्यों नहीं बोल सकते? आपका शायद क्वेश्चन ये है। जी कह रहा हूँ। ऐसा आप मतलब अपने दिमाग में ख्याल भी मत लाना कि सर सैयद अहमद खान साहब देशद्रोही। होता क्या है कि जब कोई कौम पिछड़ जाती है तो सबसे पहले वो अपनी कौम का उत्थान की सोचता है। अगर आप सर सैयद अहमद खान साहब का विरोध करेंगे तो आपको कई नेताओं का विरोध करना पड़ेगा। देखिए उदाहरण के रूप में समझिए, उस समय जो मुस्लिम समाज था काफी पिछड़ चुका था। क्यों पिछड़ गया था? क्योंकि
पढ़ने में वो आगे नहीं आ पा रहे थे। उनके जो राजनेता थे पिछड़ रहे थे। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वर्चस्व हो रहा था हिंदुओं का। जो सर सैयद अहमद खान साहब चाहते थे कि हमारी जो कौम है, हमारी कौम भी पढ़ लिख जाए, और हमारी कौम जब पढ़ेगी लिखेगी तो हम भी उतना उत्थान करेंगे हम उतना उठेंगे जितना हिंदू उठ गए हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो भी नेता थे अधिकांश हिंदू थे, उच्च जाति से संबंधित थे। इसलिए सर सैयद अहमद खान साहब ने अपने मुस्लिम वर्ग को बढ़ावा देने के लिए लड़े थे। इसलिए यह कभी सपने में भी मत सोचो कि अगर उस नेता ने इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध किया है तो वो देशद्रोही है। इसलिए कभी भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वह जो नेता लड़ रहे थे वो अपनी कौम को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहे थे। इसलिए वो कौम के उत्थान के लिए लड़ रहे थे, ना कि देशद्रोही। इसलिए मत सोचे कि देशद्रोही है। सर सैयद अहमद खान साहब अपनी जगह पर सही है। आपको बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि कभी क्वेश्चन आ जाए कि किस नेता ने विरोध किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसलिए बताया। चलिए अगला कोई क्वेश्चन। सर अंबेडकर के बारे में भी ऐसी ही कथाएं सुनाई पड़ी थी पहले शायद। हाँ बिल्कुल सुनाई पड़ी थी, और अंबेडकर साहब तो कांग्रेस में कभी शामिल भी नहीं हुए हैं। जब हम अंबेडकर साहब को पढ़ेंगे उस समय हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए कि जो आज का लेक्चर हुआ है उससे संबंधित क्वेश्चन होना चाहिए। हम मतलब सुलझने की कोशिश करते हैं। अगर हम कहीं और, जैसे अभी हम अंबेडकर साहब पर ध्यान देंगे तो वो इसलिए बेईमानी हो जाएगी क्योंकि अभी हमने अंबेडकर साहब को जाना नहीं। जब हम किसी नेता को जानते हैं उसके बाद में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। चलिए कोई क्वेश्चन अगर कोई पूछना चाहे तो ठीक है, नहीं तो मैं चूंकि एक प्रेरणादायक प्रसंग में एक लड़की का जिक्र मुझसे छूट गया था। जो वो जिक्र ये था कि एक बार मैंने आपको पढ़ाया था, कुछ चीज पढ़ाई थी मैंने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या पढ़ाया था क्या नहीं पढ़ाया था। भारतीय राष्ट्रीय इतिहास में से पढ़ाई थी। हाँ ध्यान आ गया, इंडियन पेनल कोड पढ़ाया था मैंने। और इंडियन पेनल कोड लॉर्ड कैनिंग को जब मैं पढ़ा रहा था तो इंडियन पेनल कोड को पढ़ाया था, और मैंने बता दिया था कि ये 1861 में आया इंडियन पेनल कोड। परंतु एक लड़की है, वो लड़की का नाम क्या है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा लड़की का नाम। तो उस लड़की ने मुझे व्हाट्सएप किया कि सर आपने जो इंडियन पेनल कोड को जो पढ़ाया है, आपने बताया कि 1861 में इंडियन पेनल कोड आया है, परंतु इंडियन पेनल कोड 1860 में आया। और उस लड़की ने तर्क सहित अपने उत्तर रखे, मतलब विकिपीडिया की प्रिंट मुझे भेजा, और भी इंडियन पेनल कोड का जो प्रिंट वो भी मुझे भेजा, और बड़े अपनी बात को बड़े उससे रखा कि सर ऐसा है क्या। तो उसकी बात सही थी। जब मैंने विश्लेषण किया तो मैंने पाया कि मैं आपको गलत पढ़ा दिया कि 1861 लिखा दिया, जबकि 1860 होना चाहिए आईपी से। तो मैंने स्वीकार किया कि अगर कोई तर्क सहित अपने उत्तर को रखता है तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि उस लड़की ने मेरे सामने तर्क सहित रखा और कहा कि सर ऐसा ये सही है किताबों में, अब आप बताइए। तो वह भी एक घटना, बड़ी प्रेरणादायक घटना थी जो मैं उसका जिक्र करना भूल गया था। चलिए अब अगली बात, कल का लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। कल हमारे बीच में 11 बजे आईपीएस श्री धर्मेंद्र सिंह, जो रायपुर में छत्तीसगढ़ में डायल 112 में पुलिस अधीक्षक हैं, वो हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। आप लोग सभी वो कैसे उनका संघर्ष रहा और कैसे वो निचले स्तर से उच्च स्तर पर आईपीएस जैसे पद पर पहुंचे, वो अपना पूरा विस्तार से वर्णन करेंगे। आपका मोटिवेशन करने के लिए वो उपस्थित रहेंगे, आप उनको सुनिएगा। साथ ही आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी रुचि पढ़ने से हट रही है, उनको आप इससे जोड़िए। अगर हम किसी व्यक्ति को जोड़ पाए, देखिए हमारा चैनल का उद्देश्य है कि हम ऐसे व्यक्तियों को जोड़ें जो गरीब हैं,
ऐसे व्यक्तियों को जोड़ें जो संसाधन नहीं है, ऐसे लोगों को जोड़ें जिनके पास कोई गाइड नहीं है, और उन व्यक्तियों का भी हम स्वागत करते हैं जिनके पास संसाधन है, जो पढ़ सकते हैं और वो भी हमसे जुड़ना चाहें तो बेहिचक जुड़ें। तो आप ऐसे लोगों को भी जोड़ें कल के लेक्चर्स में, तो उनका जो आपको मार्गदर्शन मिलेगा तो हो सकता है कि आप भी पढ़ने के प्रति आपकी इच्छा प्रबल हो जाए, वो कुछ ऐसा हो जाए कि आप और अच्छे से उनके जीवन संघर्ष को देखते हुए आप में लगन जाग जाए। और यही हमारा उद्देश्य है कि आप लोग पढ़ें, कैसे भी हो आप पढ़ाई के प्रति समर्पित रहें और प्रत्येक लेक्चर हमारा लें। मैं यह नहीं कहता कि भाई मेरे लेक्चर से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, मैं तो सिर्फ यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा रहा हूँ, एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ, परंतु मैं इतना जरूर कहता हूँ कि इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपको यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इंडियन हिस्ट्री के लिए आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। चलिए, आज के लेक्चर के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने टाइम निकाला और आज हमें सुना। कल 11 बजे फिर मिलते हैं। थैंक ठीक यू है सर। लक्ष्मण जी, वेलकम। थैंक यू सर।